नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम ढोला मारूरा दोहा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। ढोला मारूरा दोहा इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये एक लोकगीत है, एक लोक गाथा की परंपरा का एक लोकगीत है। ये ऐसा लोकगीत है जो जनता में बहुत प्रिय है। हम इस तथ्य पर बात करें, ढोला मारूरा दोहा को लोकगीत सिद्ध करें, उससे पहले ये जानना श्रेयस्कर रहेगा कि लोकगीत किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। हिंदी के लिए एक ये नया और रोचक विषय है। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ढोला मारूरा दोहा ये लोकगीत किस रूप में है। लोकगीत जो शब्द है, इसमें लोक और गीत दो शब्दों का योग है, और लोक जो शब्द है वह अंग्रेजी के फोक का पर्याय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद, ग्राम नहीं है, बल्कि नगर एवं ग्रामों में फैली हुई समूची जनता है। द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि लोक से अभिप्राय केवल जनपद या ग्राम से हम नहीं ले सकते, बल्कि नगर और ग्रामों में जहां जहां जनता है वह समस्त जनता इसका पर्याय है, जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार साधारण पोथियां नहीं है, पुस्तकों का ज्ञान जिसका आधार नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा संस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल, अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं। और इसी प्रकार गीत शब्द का अभिप्राय उस कृति से है जो गेय हो। अतः लोकगीत का अभिप्राय ऐसी रचना जो गेयता से युक्त हो, स्वतः स्फुट संगीत में हो और अकृत्रिम हो। ये कुछ विशेषताएं हैं जो लोकगीत में होनी अनिवार्य है। वस्तुतः आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो बात कहना चाहते हैं उसका अभिप्राय यह है कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है, वह कहीं भी हो सकता है, गांव में हो सकता है, जनपद में हो सकता है, नगर में हो सकता है, लेकिन ऐसा वर्ग है जो अभिजातीय संस्कार, शास्त्रीयता, पांडित्य की चेतना, अभिजातीय संस्कार, शास्त्रीयता के अहंकार से शून्य होता है। ऐसा कहकर जो एक प्रकार की कृत्रिमता जीवन में आ जाती है, उससे अलग रुचि संपन्न जो वर्ग है वह लोक के अंतर्गत आता है। लोक गीतों का स्वरूप, लोक साहित्य में लोक संस्कृति और लोक सभ्यता का जो रूप है वह देखने को मिलता है। लोक साहित्य का जो क्षेत्र है वह बहुत विस्तृत है। मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न प्रकार के संस्कार विभिन्न लोक साहित्यिक विधाओं के माध्यम से चित्रित होते हैं। साहित्यिक विधाएं जैसे कि लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक नाट्य एवं कहावतें एवं मुहावरे आदि। लोक साहित्य की इन विधाओं में लोकगीत जो है वह सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावशाली विधा है। लोकगीत लोक रंजन और लोक मंगल के महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। मानव जीवन के समक्ष आने वाले सुख दुख, संकट, हर्ष, विषाद की कोई भी भावधारा जो हृदय को छू लेती है, और हृदय के जो ये भाव होते हैं ये अभिव्यक्ति हेतु अब व्यग्र होते हैं और लयात्मक रूप से निस्तृत होकर लोकगीत का रूप धारण कर लेते हैं। लोकगीतों का उद्भव एवं विकास, लोकगीतों का उद्भव यदि हम बात करें तो ये उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। आदि युग में जब मानव कंदराओं, गुफाओं और जंगलों में रहता था तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए वह समूह का निर्माण करता। जब उसमें बुद्धि का विकास हुआ होगा तो संभवतः उसने अपनी भावनाओं का लयात्मक ढंग से अभिव्यक्तिकरण शुरू किया, और जिसे दूसरों ने गा गाकर लोकगीत का रूप दे दिया होगा, और वही आदि लोकगीत कहलाया। परंतु लोकगीतों के उद्भव के संबंध में एक सामान्य अवधारणा प्रस्तुत यही है, लेकिन इस संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। लोकगीतों का सृजन कैसे हुआ, इसके रचयिता कौन है, इसका संतुष्टिप्रद जवाब
मिलना संभव नहीं है। जर्मनी के प्रख्यात लोक साहित्य मर्मज्ञ विलियम प्रेले ने अपना सामूहिक उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि लोकगीत सामूहिक रीति से निर्मित होते हैं। और दूसरी तरफ रूसी लोक साहित्य मर्मज्ञ सोकोलाव प्रिय के सामूहिक उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करते हैं और लिखते हैं कि कोई भी कृति संसार में ऐसी नहीं है जिसका कोई रचयिता न हो या जो सबकी रचना हो। इस संबंध में नरोत्तम दास स्वामी जी का जो मत है वह यह है कि लोकगीत का सृजन बीज रूप में सर्वप्रथम एक व्यक्ति के द्वारा ही होता है और फिर मौखिक परंपरा में रहने के कारण अन्य व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर उसमें संशोधन होता रहता है। और यही कारण है कि एक ही गीत के कई पाठांतर उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर भीम सिंह मलिक के अनुसार दुर्वा तल की भांति लोक गीतों के मूल तक पहुंचना दुस्साध्य कार्य है। और जिस प्रकार दुर्वा स्थान स्थान पर मिट्टी से संपर्क स्थापित कर अपनी श्रृंखला के नए नए फूलों का जाल बिछाती चलती है, वैसे ही लोकगीत भी अनेक प्रकार के कंठों और स्वरों में रमकर विकसित और परिष्कृत होता रहता है। तो विद्यार्थियों, लोकगीतों के उद्भव और विकास के संबंध में ये जो दो विचारधाराएं हैं ये प्रचलित हैं। एक इसका जो सृजन करता है वह सामूहिक मानता है और दूसरा इसकी उत्पत्ति को किसी एक व्यक्ति विशेष के रूप में मानता है। परंतु कहीं न कहीं समाज का योगदान दोनों ही स्वीकार करते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोकगीतों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो लोकगीतों में प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम तो हम लेते हैं कि लोकगीत को कलात्मक साहित्य का अंग न कहकर अनुश्रुति की परंपरा में समझना चाहिए। यह ऐसा कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि यह कलात्मक साहित्य का रूप नहीं है, बल्कि लोकगीत एक अनुश्रुति है। इस संबंध में प्रोफेसर किटरेज, प्रोफेसर सिज्वेक इत्यादि का यही मत है। जिस प्रकार से किटरेज कहते हैं, लोकगीतों के अध्ययन करने का अर्थ जनता के काव्य का अध्ययन करना है और जनता का काव्य कलापूर्ण काव्य से भिन्न है। परंतु नरोत्तम दास स्वामी जी का मत इससे भिन्न है। उनका विचार है कि ये जो पाश्चात्य विद्वानों का मत है ये युक्ति संगत नहीं है। भारतीयों ने साहित्य और काव्य की सीमा को मानव जीवन की सीमा से मिलाकर उतना ही व्यापक और विस्तृत रखा है। उनके अनुसार कोई भी रस परिपुष्ट मानव विचार, चाहे वह जीवन के किसी अंग से संबंध क्यों न रखता हो, साहित्य और काव्य का विषय बन सकता है, और फिर चाहे वह लिखित रूप में हो और या मौखिक परंपरा में। तो इस प्रकार लोकगीतों की जो भारतीय विचारणा है वह लोकगीत को अनुश्रुति न मान करके इसे काव्य साहित्य का एक रूप मानती है। दूसरी लोकगीतों की विशेषता है कि इनकी मौखिक परंपरा है। प्रत्येक जो गीत काव्य है वह अपना वर्तमान जो लिखित स्वरूप प्राप्त होता है उसे धारण करने से पहले मौखिक परंपरा के रूप में ही रहता है और समयांतर में भूतकाल से वर्तमान में आने का उसका मार्ग मौखिक आवर्तन अवश्य रहा है। आज भी यदि हम जाकर देखें देहातों में तो हजारों गीत, आख्यायिकाएं, दंत कथाएं गांव के लोगों के मुख से हम सुन सकते हैं। चारण, भाट और बंदी जनों के मुख से इस प्रकार की कथाएं और लोकगीत सुनने में आ सकते हैं। इनमें से कुछ विशेष प्रसिद्ध हो गए और आगे चलकर लिखित रूप में अभिव्यक्त होने लग गए। परंतु लोकगीत मुख्य रूप से मौखिक रूप में अधिक प्रचलन में रहे हैं। तीसरी जो विशेषता है कि लोकगीतों में कवि अथवा काव्य निर्माता के व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव रहता है। गीत काव्य में अव्यक्तित्व की विशेषता होती है। स्पष्ट रूप से कवि का जो व्यक्तित्व है वह इसमें उभर कर नहीं आता। इसका कारण ही यही है कि यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं होती। वह अपने बारे में या अपनी मान्यता प्रस्तुत न करके लोक जीवन का चित्रण करता है। अन्य रचनाओं में रचयिता का व्यक्तित्व झलकता है,
उनकी अपनी जो शैली होती है वह झलक कर आती है। लेकिन लोकगीतों में रचनाकार का व्यक्तित्व छिपा हुआ रहता है। अगला है, लोकगीतों का जो रचयिता होता है वह अज्ञात होता है। वह या तो जन समुदाय हो सकता है या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, परंतु पूर्णतः उसकी जानकारी नहीं होती। ऐसा लगता है कि लोकगीतों की रचना हो सकता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई हो सकता है किसी समूह के द्वारा की गई हो, परंतु तर्क संगत मत यही है कि इसका रचनाकार एक व्यक्ति होता है, लेकिन मौखिक परंपरा के रूप में समूह के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार होता है, जिससे पूरे समाज या समूह को इसका रचनाकार मान लिया जाता है। और जो व्यक्ति इसकी रचना करता है वह चूंकि एक बड़े मानव समुदाय की भावनाओं को ही अभिव्यक्त करता है, इसलिए वह स्वयं उसकी भावनाएं न रह करके उस समाज विशेष की भावनाएं बन जाती है। तो इस प्रकार इसका जो रचनाकार होता है, रचयिता होता है, वह अज्ञात ही रह जाता है। इसके अतिरिक्त लोकगीतों की एक विशेषता और है स्थानीयता। स्थानीयता की इसमें प्रचुरता होती है। जिस अंचल या जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित लोकगीत होते हैं, वहाँ के तीज त्योहार, पशु पक्षी, नदी पर्वत, वनखंड, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि का चित्रण प्रचुरता से मिलता है लोकगीतों में। अगली विशेषता है कि इसमें इनकी ऐतिहासिकता है वह संदिग्ध होती है। इसमें हालांकि इसके जो पात्र हैं वह ऐतिहासिक इतिहास से ग्रहण किए जाते हैं, परंतु उनकी जीवन की जो घटनाएं हैं वह पूर्णतः ऐतिहासिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका कथानक उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति से रहित होता है। उपदेशात्मकता इसमें नहीं दी जाती। ये या तो भावनाओं के तीव्र रूप में उमड़ने पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के एक प्रयास होते हैं। इसमें वर्णन तो होता है कि आदर्श जो नायक और नायिका है उनके प्रेम का, त्याग का वर्णन होता है, लेकिन ये हृदय को आह्लादित करने का होता है। इसमें किसी उपदेश की भावना नहीं होती। अगला है, लोकगीतों में अलंकृत शैली का अभाव होता है। इसमें सीधा साधा जीवन, सीधी सादी जीवन की घटनाएं चित्रित की जाती है और ये मौखिक परंपरा से विकास करते करते वर्तमान स्तर तक पहुंचती है। सीधे सरल भावात्मक ढंग से भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, तो इसमें अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त लोकगीतों की बनावट से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, वह भी हम देखते हैं कि लोकगीतों का जो स्ट्रक्चर होता है वह किस रूप में बनता है। तो सबसे पहले तो है कि लोकगीतों में ध्रुवक का बहुधा प्रयोग किया जाता है। लोकगीतों में ध्रुवक प्रयोग के आधार पर साहित्य के शास्त्रीय अन्वेषकों ने यह अनुमान लगाया है कि यह प्रयोग उस प्राचीन प्रथा और सरल मानव प्रवृत्ति का परिचायक है जब एक जन समुदाय एकत्र होकर किसी घटना के संबंध में गान और नृत्य करता होगा और सारा समुदाय नियत समय पर ध्रुवक को उठाकर गाने में पूर्ण सहयोग देता होगा। इसके अतिरिक्त आवृत्ति भी गीत काव्य का प्रमुख लक्षण है। जिस प्रकार से ध्रुवक एक प्रकार की आवृत्ति ही है, परंतु वह आवृत्ति एक छंद के विशेष स्थल पर होती है और विशेष रूप से छंद के अंत में। लेकिन ढोला मारूरा दोहा में आवृत्ति का प्रयोग भी है। कहीं तो पंक्ति का आवर्तन होता है और कहीं पंक्ति के एक या दो शब्दों का परिवर्तन करके बार बार दोहराया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ये पद हम लिख सकते हैं, बिचुलिया चहला वहली आभे आभे कोडी, कदरे मिलूली सजना कस कंचू की छोड़ी। बिचुलिया चहला वहली आभई आभई चारी, कदरे मिलूरी संजना लांबी बाह पसारी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर बिचुलिया, आभई आभई, चहलावली ऐसे शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है।
इसी प्रकार से ये जो दोहा है 46 और 45 में यहाँ पर यह प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ छंद हैं उनमें इस प्रकार की आवृत्ति देख सकते हैं। तीसरी बात जो है वह संख्या के जो 7 और 3 अंक है, इनका प्रयोग प्रचुरता से लोकगीतों में मिलता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार 9 की संख्या के साथ साथ ये दोनों संख्याएं पवित्र और शुभ मानी गई हैं। त्रिदेव, त्रिलोक, त्रिगुण, सप्तदेव, सप्तऋषि, नवनिधि, नवरत्न आदि गणनाओं के संसर्ग से ये संख्याएं हैं, ये हिंदू समाज में संस्कार आरूढ़ परंपरा से प्रतिष्ठित हैं। लोकगीतों की में इन संख्याओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने लोकगीतों की कुछ विशेषताएं देखी। अब इस संदर्भ में यदि ढोला मारू गीत को रखा जाए और जो विशेषताएं गिनाई गई हैं, ये समस्त विशेषताएं लोकगीत ढोला मारू में भी पाई जाती है। कहानी अर्थ से इति पर्यंत बड़ी द्रुत गति से दौड़ती है। लोकगीत की महत्वपूर्ण विशेषता आवृत्ति का इस संपूर्ण जो ढोला मारूरा दोहा है इसमें प्रयोग मिलता है। क्रीड़ा स्थली अथवा देश काल का वर्णन और न कहीं मानसिक भावों का विश्लेषण कथा के व्यापार को शिथिल करता है। कथा अपनी गति से, द्रुत गति से दौड़ती है। चरित्र चित्रण पर या उपदेशात्मक प्रवृत्ति पर अधिक बल नहीं दिया गया है। भाव संकुलता भी नहीं मिलती है। रचना शैली जो इसकी है वह अत्यंत सरल और सीधी है। कृत्रिम साहित्यिक विधानों का इसमें अभाव है। कहीं कहीं एक दो अलंकार मोटे मोटे रूप से मिल जाते हैं, परंतु ये सहज आए हुए हैं, सर्वथा स्वाभाविक हैं, जानबूझकर इनका उपयोग नहीं किया गया है। लोकगीतों में मुख्यतः श्रृंगार या वीर रस की प्रधानता होती है। अन्य रसों की बीच बीच में व्यंजना की जाती है। ढोला मारू में भी श्रृंगार रस का प्राधान्य है। अन्य रसों की व्यंजना बहुत कम की गई है। और जो इसकी विशेषताएं हमने अभी देखी, जैसे इसके रचयिता का कौन है, इसके संदर्भ में अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। किसे इसका रचयिता माना जाए, कौन है? कुशल लाभ, लूणकरण, कवि कलोल नाम से कई इसके रचनाकार मिलते हैं और अभी तक यह निश्चय नहीं किया जा सका कि इसका रचयिता किसे माना जाए। मौखिक प्रवृत्ति के रूप में यदि देखा जाए तो ढोला मारूरा दोहा सैकड़ों वर्षों से राजस्थान के विभिन्न अंचलों में मौखिक रूप से गाया जाता है। मौखिक रूप से गाए जाने के कारण इसमें परिवर्तन और परिवर्धन भी हुए हैं। पीढ़ियों से लोग इसके दोहे गाते आए हैं। ढोला मारूरा दोहा में भी रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव भी सर्वथा मिलता है। इसका रचयिता कौन था ये ज्ञात नहीं है, तो उस रचनाकार के व्यक्तित्व का इसमें उपलब्ध होना भी संभव नहीं है। स्थानीयता की यदि बात की जाए तो ढोला मारूरा दोहा में राजस्थानी संस्कृति के त्योहार, पशु पक्षी, रेत के टीले, ऊंट, डूंगर, कुरज आदि पक्षियों का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिकता लोकगीतों की संदिग्ध होती है, तो यहाँ ढोला मारूरा दोहा में भी ढोला और मारवाणी के प्रेम की कथा का जो वर्णन किया गया है, इस कृति में नल, ढोला, मारवाणी, राजा पिंगल, उमा देवड़ी, नल आदि ऐतिहासिक पात्र हैं। नरवरगढ़ और पुगल आदि ऐतिहासिक स्थान हैं। इसके अन्य प्रसंग और घटनाएं हैं वह काल्पनिक है, अप्रमाणिक है। लोक कंठ से सुन सुनकर प्राप्त हुई बातों का वर्णन इन गीतों में किया गया है। जो ध्रुवक की बात की गई, टेक पद की जो प्रवृत्ति है वह इसमें बार बार रही है। प्रथम चरण की आवृत्ति की गई है, ये बात भी हमने अभी इस उदाहरण से देखी। तो इस प्रकार से यदि बात की जाए तो ढोला मारूरा दोहा एक सुंदर सरस लोक गाथा का एक लोकगीत है और जो श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालता है। ढोला, मारवाणी और मालवाणी के प्रेम को सुंदर रूप से अभिव्यक्त करने वाली ये जो गाथा है, इसमें लोक गीतों की समस्त विशेषताएं प्रचुरता से उपलब्ध होती है। अतः ढोला मारूरा दोहा को एक लोकगीत माना जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने ढोला मारूरा दोहा एक लोकगीत है,
इस विषय पर चर्चा की। इस चर्चा के अंतर्गत लोकगीत किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और ढोला मारूड़ा दोहा में वह विशेषताएं कहाँ तक उपलब्ध होती है, इस बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षाओं में हम ढोला मारूड़ा दोहा के भी किसी एक अन्य रूप पर बात करेंगे। धन्यवाद।